मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल छोड़ने गया था। जब मैं घर आया तो मेरी मौसी कहीं नजर नहीं आई थी। मैं उन्हें पूरे घर में इधर उधर देखने लगा। मैंने सोचा पता नहीं मौसी कहाँ चली गई है। फिर मैं मौसी के कमरे में भी गया, वहां पर भी नहीं मिली। फिर मैं अपने कमरे में जाने लगा, तभी मुझे कुछ गिरने की आवाज आई। मैं बिना किसी देरी के उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। वो आवाज मेरे कमरे से आई थी। मैं अपने कमरे में जैसे ही गया मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मौसी मेरे कमरे में मेरे बेड पर लेटी हुई, उंगली। हेलो दोस्तों, मेरा नाम साक्षी है। मैं एक टेलीविजन चैनल में काम करती हूँ। काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि मुझे कभी मौका ही नहीं मिला किसी से मिलकर दोस्ती करने या रिश्ते बनाने का। लोग कहते थे कभी तो किसी से मिलो, डेटिंग ऐप्स पर भी जाओ। मुझे ये सब मजाक जैसा लगता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि वहाँ लोग सिर्फ मस्ती के लिए होते हैं। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे एक डेटिंग ऐप के बारे में बताया और कहा कि क्यों न एक बार ट्राई किया जाए। मैंने सोचा क्या फर्क पड़ता है, एक बार देख तो लिया जाए। प्रोफाइल बनाकर मैं भी उसमें शामिल हो गई। उसका चेहरे का रंग उतर गया और वो उठकर जाने लगी, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर रोका और मुस्कुराते हुए कहा, पूछोगी नहीं कौन? उसने एक बार पलटकर मेरे चेहरे की तरफ देखा। पता नहीं मेरी मुस्कुराहट में उसे मजाक सा दिखा तो वो मेरा हाथ झटक कर दरवाजे से बाहर जाने लगी। पर जब तक वो दरवाजे तक पहुंचती मैंने कहा, मेरी पसंद की लड़की का फोटो तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? मैंने उसकी उदासी को दूर करने की मंशा से उसकी टेबल पर रखा उसका फोटो देखते हुए उसे चौंकाने के मूड से कहा था, पर कुछ उल्टा ही हो गया। हुआ ये कि मैं उसका फोटो फ्रेम हाथ में पकड़े हुए ये सब कह रहा था। मेरे मजाक से पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आ गया और उसने मेरे हाथ से फोटो फ्रेम छीनने की कोशिश की, मगर मैंने उतनी ही कसकर फ्रेम पकड़ रखा था। इस बीच जब उसने झटके से खींचने की कोशिश की तो फ्रेम जमीन पर गिरकर टूट गया। मुझे पता था ये फ्रेम उसके लिए उसके पापा का गिफ्ट था, इसलिए बड़ा ही अनमोल था। मैं इस अचानक हुई इतनी बड़ी गलती के पश्चाताप में रहकर अंजलि से नजरें नहीं मिला पा रहा था, इसलिए बैठकर फ्रेम के टुकड़े चुनने लगा। तभी अंजलि ने मेरे हाथ से टुकड़े झटके से गिरा दिए। मैं डर गया कि अंजलि को इतना बुरा लगा है कि शायद वो मुझे माफ करने के मूड में नहीं है, इसलिए ऐसा कर रही है। पर जब मैंने उसकी आंखें देखी तो उनमें गुस्सा नहीं आंसू थे और वो मेरी हथेली के बीच में कट के निशान से रिश्ता खून देखकर बह रहे थे। मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था कि ये खरोच मुझे कैसे लग गई, पर अब मैंने अंजलि से साफ साफ माफी मांगना ही सही समझा और कहा, अंजू प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये बस ऐसे ही हो गया। तू जो सजा देगी मुझे मंजूर है, बस गुस्सा मत होना। अंजलि को पता नहीं क्या सूझा, उसने हथेली को चूमा और माथे से लगा लिया। इससे मेरा खून उसके माथे से बालों तक लग गया, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने अपनी हथेली उसके हाथ से खींच ली और नाराज होते हुए कहा, कुछ सुन भी रही है मैं क्या कह रहा हूँ, और ये सब क्या कर रही है? अंजलि इतनी देर में पहली बार मुस्कुराए और बोली, तुझे सजा दे रही हूँ और क्या? तूने मेरे पापा का इतना अनमोल गिफ्ट तोड़ दिया तो बदले में मुझे भी तो कुछ अनमोल ही मिलना चाहिए था, तो मैंने ले लिया। मेरे लिए उसकी बातें बिल्कुल पहेली जैसी थी, तो मैं कुछ कह नहीं पाया, पर उसकी लौटी मुस्कुराहट से कुछ हल्का महसूस कर रहा था। इसलिए अब मैंने उससे कहा, अब तेरी सजा पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं? माँ को चिंता हो रही होगी और दीदी को भी तो पापा के बारे में बताना है। इतना कहते ही अंजलि की मुस्कुराहट फिर चली गई, तो मैंने उसे पूछा, क्या हुआ? तू मेरे जाने से इतनी उदास क्यों होती है? अगर आंटी होती तो उनसे पूछकर तुझे भी ले चलता, वैसे आंटी कहाँ है? अंजलि ने कहा, माँ आज सुमित के लिए कपड़े दिलाने गई हैं। मैंने पूछा, क्यों आज मेरे बिना ही मार्केट चली गई? अंजलि ने कहा, तुम्हारे घर कल रात से कई बार फोन किए पर। अंजलि अपनी बात पूरी नहीं कर पाई, उससे पहले ही आंटी ने मेरे सामने आते हुए कहा, हम इतने फोन करने का भी क्या फायदा जब रंजन को उसकी आंटी की कोई फिक्र ही नहीं है। मैंने शर्मिंदा होते हुए कहा, वो आंटी घर में कुछ ऐसा हो गया था कि मैं आपका फोन नहीं उठा सकता था। आंटी ने चौंकते हुए कहा, ऐसा क्या हो गया जो तुझे फोन उठाकर मेरी बात सुनने में भी मुश्किल थी? मैं कुछ कह पाता तब तक अंजलि ने कहा, माँ आंटी ने घर छोड़ दिया और अब ये लोग कहीं और रह रहे हैं। आंटी को इस बात से बड़ा झटका लगा, इसलिए वहीं बेड पर धम्म से बैठ गई। मैंने कहा,
आंटी सब ठीक हो जाएगा आंटी आप चिंता मत करिए मेरी पापा से आज ही बात हुई है, जल्दी ही माँ भी मान जाएंगी। आंटी ने मेरी बात से खुद को संभालते हुए कहा, पर रंजन ऐसा क्या हुआ जो सुमन ने इतना बड़ा फैसला लिया। मैंने कल से अब तक हुई सारी बात सिलसिलेवार आंटी को बता दी जिससे आंटी के आंसू बह निकले और उन्होंने मुझे अपने पास बैठाते हुए कहा, रंजन तू बहुत खुशनसीब है जो तुझे सुमन जैसी माँ मिली। उसके दिल में तो हर किसी के लिए अपनापन और प्यार है चाहे वो उसकी सौतेली बेटी ही क्यों ना हो। मैंने आंटी से कहा, सच कहा आपने, पर मैं सिर्फ इतना खुशनसीब ही नहीं और भी ज्यादा हूँ। इसलिए मेरे पापा, चेरी दीदी, झिलमिल, आप, अंजलि और अब तो शारदा मौसी भी सब मुझे कितना प्यार करते हैं। इस पर आंटी ने मेरे बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा, हम सब तुझे प्यार करते हैं पर तू हमें नहीं करता, वरना इतना कुछ हो जाने के बाद अब जाकर मुझे बताने का वक्त मिला तुझे। मैं उनकी शिकायत का जवाब सफाई के रूप में नहीं देना चाहता था इसलिए कहा, आंटी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तो आपको ये सब बताने ही तो यहाँ आया था। मेरा राजा बेटा कहकर आंटी ने मुझे गले लगा लिया। पीछे खड़ी अंजलि मुझे घूसा दिखा रही थी, जैसे वो मेरे इस झूठ पर गुस्सा हो। पर झूठ से अगर मुझे आंटी का प्यार मिल रहा था तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं दिखी इसलिए मैंने अंजलि को आंख मार दी। वो पहले तो बुरा सा मुंह बनाकर देखने लगी फिर हंसने लगी। थोड़ी देर बाद मैं वहां से निकलने लगा तो आंटी ने कल शारदा मौसी के घर आने को कहा और मैं ऑटो से घर आ गया। घर आया तो मैंने दरवाजा खटखटाया तो दिति ने दरवाजा खोला। मैंने चौंक कर पूछा, तुमने दरवाजा क्यों खोला? दिति ने कहा, क्यों मैं दरवाजा नहीं खोल सकती क्या? मैंने उसके अंदाज से हड़बड़ा कर कहा, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, तुम छत पर रहती हो इसलिए तुम्हें नीचे देखकर चौंक कर पूछा था। दिति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मजाक कर रही थी, आप तो डर ही गए। मैंने कहा, मैं अपने दोस्तों की नाराजगी से बहुत डरता हूँ इसलिए। दिति ने और बड़ी मुस्कुराहट से कहा, तो आपने मुझे अपना दोस्त मान ही लिया। मैंने कहा, जो आज तुमने मेरा साथ दिया उसके बाद न मानने की कोई वजह ही नहीं थी, वैसे माँ और बाकी सब कहाँ है? दिति ने कहा, मुझे ज्यादा नहीं पता पर आंटी के साथ स्कूल से लौटने के बाद आंटी और झिलमिल फिर से शायद मार्केट चली गई और शारदा आंटी अभी अभी बाहर गई है, आती ही होंगी। तभी घर का दरवाजा खटका तो दिति ने खोला और मैं रसोई में पानी पीने चला गया। बाहर गिलास में पानी लेकर आया और बिना बाहर की तरफ देखे दिति के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, कौन है दिति? तो मुझे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, मेरे हाथ से गिलास जमीन पर गिर पड़ा और मेरे होंठों के बीच से हल्का सा खून छनक आया जिसे देखकर बाहर खड़े आदमी के लिए दिति ने चीखकर कहा, पापा ये क्या है? अगला थप्पड़ दिति के गाल पर पड़ा तो मैंने देखा कि वो किवाड़ से टकरा गई जिससे उसके सिर पर खून निकलने लगा और वो गिरते गिरते बची। उसके आंसू निकलने लगे और वो अवाक सी वही खड़ी थी। मैं संभल कर खड़ा हुआ तो उस आदमी ने मेरा गिलेमान पकड़ कर कहा, क्यों बे तू घर में घुस कैसे आया? साले तेरी हिम्मत हुई कैसे? मेरी बेटी पर हाथ रखेगा, आज तेरी खाल उतार कर भूस भर दूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं और वो था कि भड़कता ही जा रहा था। उसने जैसे ही अगला हाथ मुझे मारने को उठाया तो दरवाजे से आवाज आई, सुभाष छोड़ मेरे बेटे को वरना। ये और कोई नहीं शारदा मौसी की गर्जना थी जिससे उस आदमी ने हाथ तो नीचे किया पर मेरा गलेमान नहीं छोड़ा और मौसी को देखते हुए कहा, शारदा बहन आपके घर कोई लड़का नहीं है, ये सोचकर ही तो अपनी लड़की को आपके यहाँ पर कमरा दिलाया था। अगर आपका कोई लड़का है तो पहले क्यों नहीं बताया? शारदा मौसी ने मेरे पास आकर कहा, सुभाष पहले गलेमान छोड़ उसके बाद तेरी किसी बात का जवाब दूंगी। मौसी गुस्से से लाल हो रही थी इसलिए उस आदमी ने गलेमान छोड़कर कहा, अब बताइए झूठ क्यों बोला? तभी मौसी को मेरे गाल पर छपे उंगलियों के निशान और होठों से निकलता खून दिखा तो वो फट पड़ी और एक झन्नाटेदार चांटा आदमी के गाल पर रसीद दिया। फिर बोली, सुभाष शक की भी कोई हद होती है, अपनी बीबी को तो घर की जेल में कैद कर दिया है और अब ये सब तेरी इतनी मासूम बच्ची को तो अपनी शक से बख्श दे। चांटे की गूंज बड़ी थी तो वो आदमी अभी भी गाल सहला रहा था और फिर बोला, ठीक है, अपने झूठ का जवाब नहीं देना तो मत दो पर मैं अपनी मासूम बच्ची को यहाँ नहीं छोड़ूंगा।
इतना कहकर उसने डर से कांप रही दिति के सिर पर हाथ फेरकर कहा, मैं अभी टैक्सी लेने जा रहा हूँ, तू जाकर अपना सामान पैक कर। इतना कहकर वो बाहर निकल गया और मैं तुरंत अंदर से दवाई का बॉक्स लाया और मौसी को देते हुए कहा, मौसी दिति के सर पर चोट लगी है। मौसी ने कहा, पहले अपनी चोट तो देख ले। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ मौसी, दर्द भी कम हो गया है, आप दिति को बैंडेज लगा दीजिए ना। तब तक झिलमिल ने मेरे चेहरे को देखते हुए माँ को कहा, माँ देखो ना भैया को कितनी चोट लगी है, खून बह रहा है। माँ और झिलमिल अभी लौटे थे। माँ अभी भी दरवाजे पर खड़ी कांपती दिति को गले लगाकर उसके सर पर हाथ फेरकर उसे सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से जोरदार आवाज आई, तू अभी तक यही खड़ी है, अपना सामान नहीं लाई। वहाँ बहुत लोग थे, लेकिन एक लड़का था, अयान, जो बिल्कुल अलग था। उसके प्रोफाइल पर लिखा था, बिल्कुल सीरियस हूँ और सोच समझकर ही किसी से मिलना चाहता हूँ। मुझे ये बात बहुत आकर्षित कर गई। मैंने एक साधारण सा मैसेज किया, क्या आप भी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं? उसने तुरंत जवाब दिया, क्या तुम भी मेरी तरह सोचती हो? और बस फिर क्या था, हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। अयान मेरे लिए बिल्कुल अनजाना था, लेकिन उसकी बातें मुझे हमेशा दिलचस्प लगती थीं। वो बहुत दिलचस्प था, पढ़ाई के बारे में, जीवन के अनुभवों के बारे में, और उसने मुझसे अपने बारे में भी बहुत कुछ बताया। हम दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लिया। वो भी बिल्कुल मेरी तरह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करने की सोच रखने वाला था, मगर प्यार के बारे में बहुत संकोच करता था। उसकी बातों में एक प्रकार का डर था, जो मुझे समझ में आया। मैं भी अपने डर से लड़ रही थी। डर था कि कहीं ये डिजिटल दुनिया केवल एक सपना न हो, जो असल जीवन में खो जाए। करीब 1 महीने बाद हमने मिलकर पहली बार मिलने का निर्णय लिया। मैंने सोचा था कि बस एक बार मिलकर यह सब खत्म हो जाएगा, जैसे बाकी रिश्ते। मैं थोड़ा डरी हुई थी, क्योंकि यह सब मेरी दुनिया से बाहर था और मुझे खुद पर यकीन नहीं था कि इस तरह के रिश्ते कभी सच्चे हो सकते हैं। लेकिन जब वह पहली बार मेरे सामने आया, तो कुछ बदल गया। उसकी आंखों में वही बात थी जो हम डिजिटल बातों में महसूस कर रहे थे। वह शर्माया हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं थी, मगर जो एहसास था वह अलग था। मुझे समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक स्क्रीन से जुड़े रिश्ते से ज़्यादा है। पहली मुलाकात के बाद हमारी बातें और भी गहरी हो गईं। हमने अपने डर, अपनी असुरक्षाएं और अपने भरोसे के बारे में बात की। अयान ने मुझे बताया कि वह प्यार के लिए डरता था, क्योंकि उसके पिछले रिश्ते ने उसे बहुत चोट पहुंचाई थी। मैंने उसे समझाया कि हम दोनों के बीच डिजिटल बातों का एक पुल है, जो अब असल दुनिया में जुड़ने की तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के लिए वो भरोसा और समर्थन बनने लगे, जिसकी हमें तलाश थी। कुछ समय बाद हम दोनों ने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। पहली बार मिलने के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। डिजिटल दुनिया से निकलकर असल दुनिया में आकर हम एक दूसरे के साथ जीने लगे। जो बातें हम डिजिटल रूप से साझा करते थे, वही अब हम असल में भी साझा करने लगे थे। हम दोनों ने इस रिश्ते को धीरे धीरे अपनी असल जिंदगी में बसा लिया। आज भी हम एक दूसरे के साथ रहते हैं और हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि प्यार केवल एक डिजिटल चीज़ नहीं है, बल्कि यह असल जीवन में भी होता है। हमें सिर्फ उस प्यार को सही तरीके से समझने की ज़रूरत होती है। हमारी कहानी एक डिजिटल शुरुआत से लेकर असल जिंदगी तक के एक सफ़र का हिस्सा बन गई है, और हमें यकीन है कि जब दिल सच्चे हों, तो प्यार किसी भी रूप में सच्चा होता है। मैं आज भी उस पल को याद करता हूँ, जब मैंने उसे पहली बार चिट्ठी लिखी थी। एक दिन जब मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था, तो मन में एक ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं किसी से अपनी दिल की बातें लिखकर कहूँ। उस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। ऑफिस में काम, दोस्तों के साथ वक्त, घर में परिवार, सारी चीजें ठीक थीं, लेकिन दिल में एक खालीपन था। किसी के साथ अपने दिल की बातें शेयर करने का मन करता था, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं अपनी सच्चाई बयां कर पाता। जब भी मैं अकेला होता, तो मुझे पुराने दिनों की यादें आती,
जब हम अपनी भावनाओं को कागज पर उतारते थे, उन्हें बिना किसी डर या झिझक के एक दूसरे को भेजते थे। तभी मुझे पुरानी चिट्ठियों की याद आई, जो मैं अक्सर अपनी दादी से पढ़ा करता था। उन चिट्ठियों में एक अजीब सा जादू था, एक खास तरह का आकर्षण, जो आजकल कहीं खो गया है। चिट्ठी लिखने का तरीका, शब्दों का चयन और भावनाओं का मिश्रण, सब कुछ बेहद प्यारा और सच्चा लगता था। तभी मैंने ठान लिया कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगा, किसी को अपने दिल की बात बताऊंगा, शायद मुझे भी वो शांति मिले जो चिट्ठियों में होती थी। कुछ दिन बाद मैंने एक रैंडम ईमेल एड्रेस पर चिट्ठी लिखी। नमस्ते, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। शायद तुम्हारी तरह ही कोई ऐसा है जो दिल की बातें शब्दों में कहना चाहता है। यह मेरे दिल की पहली चिट्ठी थी, जिसमें सिर्फ एक उम्मीद थी कि शायद इस अजनबी से बात करने से मुझे सुकून मिले। कुछ ही दिनों बाद मुझे उस चिट्ठी का जवाब मिला। नमस्ते, तुमसे बात करके अच्छा लगा। शायद तुम सही कहते हो, हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलना चाहिए। उसकी यह छोटी सी चिट्ठी जैसे मेरे दिल के भीतर किसी खजाने को खोलने जैसी थी। मैं हर शब्द को ध्यान से पढ़ता और उसके बाद 1-2 घंटे उस चिट्ठी के बारे में सोचता रहता। मुझे पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने समझा हो। उसके बाद हमारी चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले हम सामान्य बातें करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी बातचीत गहरी होने लगी। हम एक दूसरे को अपनी जिंदगी के बारे में बताते, अपनी खुशियाँ, दुख, सपने और डर, सब कुछ। वह चिट्ठी लिखते वक्त बिल्कुल निडर थी। उसे ये लगता था कि शब्दों से दिल की गहराइयों को छूना आसान होता है। मैंने भी वही तरीका अपनाया। उसकी चिट्ठियों में हमेशा एक गर्मजोशी होती थी, जैसे वह मेरे दिल को छूकर निकल जाती हो। जब भी मैं उदास होता, उसकी चिट्ठी मुझे हिम्मत देती, और जब वह परेशान होती, तो मैं उसे कुछ ऐसे शब्द लिखता जो उसे तसल्ली देते। हमारी चिट्ठियों के जरिए हमारा रिश्ता अजीब तरीके से गहरा हो गया था, बिना एक दूसरे से मिले। हम एक दूसरे के साथ हंसी खुशी और दुख सुख बांटते थे, और हर बार यह महसूस करते थे कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन जैसा कि होता है, कभी कभी जिंदगी हमें कुछ ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां हमें किसी चीज का सही फैसला लेना पड़ता है। हमारी चिट्ठियों में जितनी गहराई थी, उतनी ही दूरियां भी थीं। एक दिन उसकी चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकती। मेरी जिंदगी की दिशा कुछ और है। मुझे लगता है हमारी जिंदगी की राहें अब अलग हो गई हैं। उसकी यह चिट्ठी मेरे लिए एक बड़ा झटका थी। कई दिन तक मैं उसी चिट्ठी को पढ़ता रहा। मेरे दिल में गुस्सा था, दुख था, और सबसे ज्यादा शायद निराशा भी थी। क्या ये सच में ऐसा होना चाहिए था? क्या हमारी सारी बातें, हमारे सपने, जो कभी कागज पर उतारे थे, वो सिर्फ फिजूल थे? क्या हमें मिले बिना ही सब कुछ खत्म हो गया था? मैंने उसकी चिट्ठी के हर शब्द को ध्यान से पढ़ा। उसमें कहीं न कहीं एक एहसास था कि वह भी इस रिश्ते को किसी मोड़ पर लाकर छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। क्या सच में दो लोग जो एक दूसरे से इतना जुड़ चुके हैं, सिर्फ शब्दों के जरिए, क्या वे कभी मिलकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते थे? ये सवाल मेरे मन में बार बार आता। उसकी चिट्ठी के बाद मैं कुछ दिनों तक चुप रहा। मैंने सोचने की कोशिश की कि यह सब मेरे लिए क्या मायने रखता है। क्या हमारे बीच की ये दूरियां सिर्फ कागज तक ही सीमित रहेंगी, या ये हमारी वास्तविकता का हिस्सा बनेंगी? कुछ महीनों बाद मैंने उसे फिर से एक चिट्ठी लिखी। तुम्हारी चिट्ठियों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तुमसे बहुत कुछ सीखा, और हमेशा तुम्हारे शब्द मेरे दिल में रहेंगे। मैं तुम्हारी खुशियों की कामना करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें अपनी राहें अलग करनी चाहिए। हमारी चिट्ठियों ने हमें एक दूसरे को समझने का मौका दिया, लेकिन शायद हमारी जिंदगी की राहें कभी एक नहीं हो पाई। आज भी वह चिट्ठियां मेरे पास हैं, और जब भी मैं उन चिट्ठियों को पढ़ता हूँ, तो दिल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है।